हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल गुड। ठीक है, आज जो डिस्कस करेंगे ना वो डिस्कस करेंगे अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर। देखिए, अब तक तो क्या चल रहा था, रिएक्शंस चल रही थी, यानी रिएक्शंस का मतलब हमने आइसोमेरिज्म थोड़ा सा टैली किया था, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर टैली किया था। अब डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हो रही थी। तो पहले लेक्चर में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ लिया था कि कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्बो एनायन क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बीन क्या होते हैं, नाइट्रीन क्या होते हैं। अब क्या है कि जब उनकी स्टेबिलिटी के बारे में जिक्र करते हैं कार्बोकैटायन कार्बो एनायन की, तो वहाँ पर थोड़ा जिक्र होता है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस का। तो जब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने का। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से उसको मेजर करते हैं, क्या क्या हम लोग वहाँ दिखाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का भी नाम दोगे, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक अलग भाषा में अगर आप इसको नाम देना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, सर इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब है क्या, हम लोग यहाँ पर जो छेड़खानी करेंगे, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में होगा, इनके लॉन पेयर के बीच में होगा। तो जहाँ लॉन पेयर है, जहाँ सिग्मा पाई बॉन्ड का कंसिडर करेंगे, वहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। तो जनरली हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से होंगे वो 4 पार्ट? सबसे पहला होगा इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग होगा आपके पास क्या, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैरिक की बात करें, आपके पास रेजोनेंस की बात करें या मीजोमैरिक की बात करें, दैट इज मीजोमैरिक इफेक्ट, मीजोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो। अब ये जो बातें हैं ना, ये हम लोग पहले भी जिक्र करके आ चुके हैं। अगर आपको आइडिया हो, आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो +1 का, तो आपको याद भी होगा कि सर हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट आपके पास परमानेंट थे, कौन कौन से टेम्परेरी थे। तो इनके बारे में भी हम लोग जिक्र करते हैं। तो पहली बात हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब रेजोनेंस से है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट से है। तो आज हम लोग मेजर इफेक्ट पढ़ेंगे। हो सकता है इसके लिए 2 लेक्चर भी लग जाए और 3 लेक्चर भी लग जाए। अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद ये लगा लीजिए हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 90% प्रॉब्लम जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है वो आपके पास सारी इन्हीं पे आती है, इनसे ही रिलेटेड है। चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़िए, चाहे मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस पढ़िए, कॉनिकल पढ़िए, बात एक ही है। इलेक्ट्रोमैरिक पढ़िए या हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़िए। देखिए, हाइपर यानी इलेक्ट्रोमैरिक को छोड़ के ये तो आपके पास एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है कि टेम्परेरी होगा। ठीक है, बाकी ये और ये यानी इन तीनों को लेते हैं तो ये आपके पास क्या होंगे, परमानेंट इफेक्ट होंगे, परमानेंट इफेक्ट होंगे आपके पास। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले टेम्परेरी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है, तो इलेक्ट्रोमैरिक टेम्परेरी है, बाकी सारे परमानेंट होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, फिर इलेक्ट्रोमैरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इलेक्ट्रोमैरिक हाइपर कॉन्जुगेशन को एक साथ रख लेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस को एक साथ रख लेते हैं। 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर इनके जो फैक्टर्स होंगे, चाहे वो कार्बोकैटायन को लेके होंगे, चाहे कार्बो एनायन को लेके होंगे, उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। राइट, तो आज डिस्कस करते हैं। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सर एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो हमने जिक्र किया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि सर इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, तो आपने कहा इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। पहला आपके पास यही आंसर देना है। कोई आपसे पूछता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो आप उसको यही बताओ कि सर इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है। कैसे डेवलप होता है? ये कहता है कि द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या लिखेंगे? पोलैरिटी प्रोड्यूस इन पोलर मॉलिक्यूल। केस में इन पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा इन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसी को हम लोग नाम देंगे इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
पॉलरिटी प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कोई हेलोजन है, ठीक है। तो आपको पता है कि हेलोजन पे तो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को हम लोग किस तरह से दिखा रहे हैं? ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, डेल्टा से दिखाते हैं। ये कह रहा है कि द पार्शियली प्रोड्यूस इन पोलर मॉलिक्यूल्स, या polarity प्रोड्यूस इन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर आपको पता है दिस इज पोलर मॉलिक्यूल्स, कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल्स में आप एक भी कंसेप्ट रख सकते हो कि इसमें एक एलिमेंट का हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना जरूरी है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ चार्ज डेवलप होंगे। चार्ज कौन से डेवलप होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बस समझ में आ गई? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आर कॉल्ड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए पोलर मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये जो होगा ये एक परमानेंट इफेक्ट होगा, यानी होगा ही होगा किसी भी चेन में। देखिए चेन कैसी है, मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन चेन है इस तरह से, यहाँ पर कोई हेलोजन है, ये कार्बन 1 2 3 4। तो जो चार्ज डेवलप होगा कि बॉन्ड यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो आपको पता है इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पर मोर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, मोर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं इसको जरा ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए हम लोग एक रस्सा कस्सी का मैच खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? रस्सा कस्सी का मैच खेल रहे हैं। यहाँ तो लाइक हम सारे अटैच हो गए, आप में सब हम लोग आ गए। यहाँ कोई खली जैसा अटैच हो गया, बस समझ में आ गई? कोई खली जैसा आपके पास अटैच हो गया। अब खली तो बहुत पावरफुल है, तो जब यहाँ से रस्सी ब्रेक होगी तो खली तो ऑलरेडी पावरफुल है, तो ऑब्वियस सी बात उस पर नेगेटिव चार्ज है। आपने देखा होगा जब रस्सी यहाँ से टूटती है तो इस पे ना सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है इलेक्ट्रॉन की, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी, मतलब सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट जो होता है, जो मोमेंटम वहाँ पर चेंज होगा वो सबसे ज़्यादा इसका चेंज होगा। लास्ट वाला तो आपने देखा होगा कभी कभी खड़ा ही रह जाता है, बस समझ में आ गई? तो जब आप लोग दिखाओगे कि सर इस पे से यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, देन और कम इससे और कम और इससे और कम। जनरली लोग कहते हैं कि इस पे तो जैसे होता ही नहीं है, जनरली कहते हैं, मैं इसको नेग्लिजिबल कहता हूँ कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास 3 कार्बन पे ही होता है, पर कार्बन पे हम लोग ना कह के हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं सर नेग्लिजिबल अमाउंट में हो सकता है। ऐसे नहीं कह सकते, तो हो ही नहीं सकता, नेग्लिजिबल अमाउंट। इसको समझाता हूँ। देखो अगर आप लोग क्या करते हो, एक बड़ा सा तालाब है, उसमें पानी डालिए, सॉरी आपके पास पत्थर डालिए, बिल्कुल ठहरे हुए पानी है, आप उसमें पत्थर डालिए, तो जैसे ही आप पत्थर डालोगे तो उसमें वेव्स निकलेंगी। अब वेव्स देखिए क्या होती है कि एंड तक जाती है, किनारे तक जाती है, यानी जहाँ पर पत्थर गिरा वहाँ तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, पर जैसे जैसे वो लास्ट तक पहुँचा तो उसका इम्पैक्ट क्या हो गया? कम हो गया। बस समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर पोलैरिटी जब प्रोड्यूस हुई इन पोलर मॉलिक्यूल्स तो उसको हम लोग नाम देते हैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट। तो लास्ट वाले पे तो हम लोग इसको नेग्लिजिबल कहते हैं। कार्बन 1 2 3 पेरेंट्स पे आपके पास क्या होगा? यहाँ पोलैरिटी होगी जिसके कारण चार्ज डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहोगे सर? एक परमानेंट इफेक्ट है, पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है इन पोलर मॉलिक्यूल्स, कंडीशन के तौर पे एक एलिमेंट का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। बस समझ में आ गई? ठीक है, इसको देखिए आपको थोड़ा सा ना पीछे का जो है, जैसे +1 में अगर हम लोग इसको टैली करते हैं तो हमारे को थोड़ी बहुत बातें ध्यान आती है। अगर हम लोग +2 में करते हैं तो हमारे को काफ़ी बातें हम लोग को पहले से पता होती है कि सर हम लोग इस बारे में जानते हैं, इनके बारे में इस तरह से पढ़ के आ चुके हैं। तो डिस्टेंस हमेशा डिपेंड करेगा भाई, जितना ज़्यादा आपके पास डिस्टेंस इन कार्बन के बीच में बढ़ता चला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता चला जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। कि अगर मैं यहाँ लिखूँ आपके पास नेगेटिव या इसको इफेक्ट लिखूँ इंडक्टिव इफेक्ट, तो दीज आर 2 टाइप्स, ठीक है, राइट। तो कौन से 2 टाइप होंगे? तो एक का नाम देंगे हम लोग क्या? नेगेटिव आई इफेक्ट का, और दूसरे को नाम देंगे हम लोग किसका? पॉजिटिव आई इफेक्ट का। किसका दे रहे हैं? नेगेटिव आई इफेक्ट और पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये डिपेंड करेगा हमेशा किस पे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, ठीक है। ये हमेशा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। क्या बोल रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होंगे? जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जिसमें आपके पास फोन वगैरह कंटेन करेगा, वो सारे हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। डोनेटिंग कौन से होंगे? अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे आपके पास यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास
CS2 नेगेटिव, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। आपके पास NH नेगेटिव, आपके पास O नेगेटिव, आपके पास टर्सरी, आपके पास सेकेंडरी, आपके पास प्राइमरी, आपके पास मिथाइल पॉजिटिव। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होंगे वो आपके पास इस तरह से होने चाहिए। तो ये डोनर होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हो इनकी, तो आपके पास यहाँ मिलेगा NH3 पॉजिटिव R। ठीक है, ये आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्या होगा सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर आपकी बात करते हो इसके अलावा सर हमारे पास वन कौन बचते हैं, तो RNH आपके पास 2 टाइम्स, यहाँ बात करते हो तो नाइट्रो। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे जो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, जिनको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए आपके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये आपके पास डोनेटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड ले लो, आपके पास CHO ले लो, आपके पास COOH ले लो, आपके पास फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सारे। ठीक है, अब इनका रोल क्या है, किस तरह से रोल प्ले होते हैं कि सर हमें कैसे, हमें चलो ये तो पता लग गया किसी ग्रुप में आपके पास ये लगे मिलेंगे, किसी में ये लगे मिलेंगे। तो यहाँ से ये तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये अगर आप बात कर रहे हो तो ये तो सारे क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहे हैं, और भी हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। अगर इनकी बात करते हो तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉ का मतलब आपके पास निकालना, और डोनेट करने का मतलब आप सबको पता है क्या होगा, उसको देना। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रिएक्टिविटी से लेकर स्टेबिलिटी से लेकर आपके पास किसको, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को, इनको सबको इफेक्ट करता है। तो वो भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में इंडक्टिव इफेक्ट का मेजर यूज होगा कि सर किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है, कहाँ कहाँ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ यूज करूँ कि सर नेगेटिव इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे। नेगेटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो आपको पता है कि उसके बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर उतने कम, जितना ज़्यादा आपके पास नेगेटिव इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा। अगर हम लोग बात करते हैं सॉरी पॉजिटिव इफेक्ट की, कि सर पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। पॉजिटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने कम होंगे। ये डाटा कुछ हमारे पास क्या है, ये डाटा हमारे पास सेलेक्टिव डाटा है, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हाँ अगर कोई डाटा हमसे पूछा जाता है तो हम इस तरह से उसको मैनेज करके चलेंगे। तो पहले बात तो आपको याद रखना है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो पोलैरिटी प्रोड्यूस इन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, नॉट कन्फाइंड इन कार्बन चेन। का मतलब आपके पास क्या है कि पूरे कार्बन चेन में ट्रेवल करेगा, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक कार्बन और इसके बीच में रह जाएगा, यानी वो ट्रेवल करेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता चला जाएगा। बस समझ में आ गई। डिपेंड किस पे करेगा, हमेशा हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर पे। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव डोनेट करेगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और नेगेटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव जितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा किसी कंसेप्ट के अंदर, उतने ज़्यादा आपके पास एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, बेसिक कैरेक्टर उतने ही कम होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर आपके पास क्या होंगे, उतने ही कम होंगे। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो जब हम लोग एसिडिक बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के साथ, तो वहाँ इनको टैली करेंगे कि सर इंडक्टिव इफेक्ट आपके एक्चुअल में किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको थोड़ा सा नोट करिए। नोट करने के बाद हम लोग इसमें आगे चलते हैं कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कि भी अगर आपके पास कोई पूछ ले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमेन द सेम वैलेंस शेल, या फिर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है तो आपके पास सिग्मा पॉइंट जो ऑपरेट हो रहा है वो किस तरह से यहाँ से ऑपरेट होगा। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर मेजर पॉइंट से डिस्कस करने वाले हैं। फिर जब SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको भी मैं यूज़ करूँगा, बार बार यूज़ करूँगा। तो पहले तो सिर्फ ये पता होना चाहिए एक्चुअल में है क्या, क्योंकि यूज़ करने में तो इसी में हम लोग पूरा 2-3 लेक्चर लगा सकते हैं आराम से। क्योंकि अगर मैं इसके एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को पूरा बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ तो बहुत सारा टाइम हमारे पास यूज़ होता है, पर फिर उसमें लिए हमारे पास रेजोनेंस पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है।
तो आप इसको टैली कीजिए, फिर हम लोग इसमें रेजोनेंस टैली करते हैं कि रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से रेजोनेंस को हम लोग टैली करते हैं, किस तरह से रेजोनेंस को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग उसको टैली करके चलेंगे। ठीक है, मिटा दूँ? तो इसको मिटाते हैं, फिर अपना आगे देखते हैं। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में छोटा छोटा करके बता रहा हूँ। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर हम लोग फिर भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बट ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि एसिडिक बेसिक कैरेक्टर जब पढ़े तो एक्चुअल में पता हो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा, वो वहाँ पर प्रैक्टिस से हमें पता लग जाएगा। देखिए एक हमारे पास कंसेप्ट आता है रेजोनेंस, आप इसको रेजोनेंस बोलिए चाहे मीजोमेरिक बोलिए, हम लोग जनरली अब मीजोमेरिक ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेजोनेंस कम यूज़ करते हैं क्योंकि रेजोनेंस तो आजकल कोचिंग का भी नाम हो गया, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ करते नहीं। तो मीजोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं, कॉनिकल इफेक्ट कह सकते हैं। देखिए रेजोनेंस को बताने के लिए सबसे आसान मेथड बताता हूँ आपको कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी XYZ कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दे और उसके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। उसके बीच में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, या सॉरी डाइऑक्साइड ले लेते, चलो ये डाइऑक्साइड है, राइट, क्लियर। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर लें तो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका ये होगा, इसके ऊपर 4 लॉन पेयर ये रहे, इसके ऊपर ये रहे, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ माइग्रेशन होगा किसका, सिग्मा और पाई बॉन्ड का। तो हमारे पास दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि लॉन पेयर है, और लॉन पेयर अगर मैं इसको यहाँ डोनेट करता हूँ, इस लॉन पेयर को उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ, इस लॉन पेयर को उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ, देखो पॉसिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी कि भाई ये कहाँ कहाँ हम लोग इसको ले जा सकते हैं। तो आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर इस लॉन पेयर को यहाँ लेके आओगे तो 2 लॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, एक बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए इस कार्बन पे कितने आ गए, 5 बॉन्ड हो गए, जबकि आपको पता है 5 तो पॉसिबल हो नहीं सकते। तो आप क्या कहते हो, तो कहते हैं सर ये वाला जो बॉन्ड है ना ऑटोमेटिक यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इसीलिए तो जा रहा है उसके पास, अदरवाइज तो नहीं जाता। हम यहाँ से इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी थी पहले से, ऑलरेडी कार्बन में डेफिशिएंसी थी, इसीलिए चला गया। पॉसिबिलिटी क्या है कि एक क्रिएचर हम ही है यहाँ पे, हमने तो बस एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट की जिसके हमें पता लग गया कि ये बनेगा। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर आपके पास ये, यहाँ 3 बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कंसिडर कर दिया, क्लियर है। अब 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आ गया, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। आप इसको थोड़ा सा जैसे हम लोग ये लेके चल रहे हैं तो इसी से दिखा दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके पास 2 लॉन पेयर ऑलरेडी बच गए, यहाँ पर 6 लॉन पेयर आ गए, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप में से कोई बोला सर यही बात ऐसे भी तो हो सकती थी, इसको यहाँ ले जाते, इसको यहाँ ले आते, तो बिल्कुल सही बात है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती, सर यहाँ पर आपके पास वही 3 बॉन्ड के साथ, यहाँ आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर आपके सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास इनके साथ ये होगा, तो लॉन पेयर दिखा दो इनके। अब यहाँ जब दिखाओगे तो यहाँ आपको पता है कि एक लॉन पेयर कंसिडर होगा, यहाँ आपके पास कितने कंसिडर हो रहा है, वही 6 के 6, तो इस पे क्या आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम आया है, ये इक्विलिब्रियम, ये किसको डिसाइड करता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। ये किसको डिसाइड करता है, यही आपके पास रेजोनेटिंग, हम लोग प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं। देखो रेजोनेंस में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करके नहीं चलते कि कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, कहाँ नहीं है, ट्रेवल करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, अगर अगला डेफिशिएंसी है, अगला कोई लोअर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो 100% ट्रेवल करेगा, यानी वो 100% रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो वहीं से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेजोनेंस को कि सर किस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल छोटा सा मेथड लेके चलेंगे। तो जब तक आप लोग रेजोनेंस अपने हाथ से बनाएंगे इसको, जब तक आप लोग रेजोनेंस अपने हाथ से नहीं बनाते तब तक कोई फायदा नहीं होता कि सर हम लोग रेजोनेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कोई फायदा नहीं होता कि सर अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही बात बनेगी। तो यहाँ सारा खेल ही प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा, जितना प्रैक्टिस कम होगा उतना आपका नुकसान होगा।
तो इसलिए कि जब तक आप रेजोनेंस करते हैं तब तक थोड़ा सा ये रहता है कि चलो सर हाँ रेजोनेंस करा हुआ है मेरा, ये पड़ा हुआ है, तो उसको इस तरह से टैली किया जा सकता है। और रेजोनेंस में ही है जो कुछ है, क्योंकि अगर आप रेजोनेंस ढंग से कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि हाँ ये चीज़ें मेरी इस तरह से यूज़ होती रहेंगी। चलिए अगर मैं इसी तरह से, जैसे रेजोनेंस का आपको पता है एक परमानेंट इफेक्ट है, कोई अगर आपसे पूछे कि सर ये क्या है, तो परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट होगा तो आपके पास कॉन्जुगेशन किसका है, कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई बॉन्ड और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके, ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बस समझ में आ गई। तो ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट की है, ये 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे हमेशा उनके इलेक्ट्रॉन और विड्रॉइंग ग्रुप पे। कि हम लोग भी यहाँ रेजोनेंस आपके पास 2 टाइप के लेंगे। यहाँ अगर आप लोग इसको हम लोग R लिखे चाहे M लिखे, ये आपके पास 2 टाइप्स के होंगे। एक तो होगा पॉजिटिव एम इफेक्ट, एक होगा आपके पास नेगेटिव एम इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव एम कह सकते हैं आप, नेगेटिव एम कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव आर कहेंगे या नेगेटिव आर कहेंगे, या मैं इसको नहीं कहूँगा आपके पास पॉजिटिव आर, या कहूँगा इसको मैं नेगेटिव आर इफेक्ट। तो ये आपके पास 2 कंसेप्ट रहेंगे जो मेजर कंसेप्ट है, जो आपके पास मेजर फॉर्म में यूज होंगे। तो सबसे पहली बात आती है सर पॉजिटिव आर इफेक्ट कौन कौन देते हैं और नेगेटिव आर इफेक्ट कौन कौन देते हैं। तो पॉजिटिव आर इफेक्ट जनरली होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे ना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये सारे के सारे पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करेंगे। कौन कौन, तो जैसे आपके पास बेंजीन पे OH ले लें, बेंजीन पे आपके पास क्या ले लें, Cl ले लें, फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें, NH2 ले लें, ठीक है, OCS3 ले लें, ये सारे के सारे आपके पास क्या देंगे, पॉजिटिव आर इफेक्ट। अगर आप बात करते हो नेगेटिव आर इफेक्ट की, सर नेगेटिव आर इफेक्ट कौन कौन देंगे, तो आपके पास नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है, आपके पास एल्डिहाइड हो गया, आपके पास कीटोन हो गया, आपके पास एसिड हो गया, एसिड डेरिवेटिव ले लो, COCl, HCO, NH2 ले लीजिए, एस्टर हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आपके पास क्या, तो और भी बहुत सारे आपके पास यूज हो जाएंगे इसमें, एस्टर हो गया, और भी हम लोग अगर टैली करते हैं तो काफ़ी यहाँ पर एग्जांपल मिलते हैं आपके पास। डाइजोनियम साल्ट हो गया, जैसे डाइजोनियम साल्ट का आपके पास मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर ये आपके पास क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और एक आपके पास क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो इनके लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आपके पास क्या देगा, ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अभी बना के दिखाऊंगा मैं, अगर इन पे ये ग्रुप आ जाएंगे तो ये क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। और अगर ये ग्रुप आ गए बेंजीन रिंग पे, इस रिंग पे मान लीजिए ये बेंजीन है और इस पे ये ग्रुप आ गए, इनको मान लीजिए हम लोग X मान लेते हैं, तो दिस इज X। तो यहाँ पर जो इनका कॉन्जुगेशन है ये डिसाइड करेगा, बस समझ में आ गई। और अगर हम लोग यहाँ पर इसको मान लेते हैं और इसको Y मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेशन ये Y डिसाइड करेगा कि किस तरह से रोटेट होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके पास इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डेंसिटी। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, तो वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू दिस ग्रुप। तो ये जो डाटा है यही डिसाइड करेगा कि कौन पॉजिटिव आर इफेक्ट करेगा, कौन नेगेटिव आर इफेक्ट को करेगा। और इसी के साथ जब हम लोग कोलैबोरेट करेंगे किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव आई को, तो वो डिसाइड करेंगे उनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को, कि सर ये एसिडिक होगा और ये बेसिक होगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसमें दिखाता हूँ कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसा होगा और ये मेटा डायरेक्टिंग कैसा होगा। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर टैली करते हैं किसको, रेजोनेंस की अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। भाई हमें क्या पता सर मेसोमेरिक आपके पास प्लस आर दे रहा है या नेगेटिव आर दे रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से इम्पैक्ट किया जाता है, किस तरह से इसको विड्रॉ किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं फिनॉल को ले लेते हैं सबसे पहले, और फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू पॉजिटिव आर। तो इसी को हम लोग पॉजिटिव आर बोलेंगे और इसी को हम लोग पॉजिटिव एम बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ आपके पास क्या है, ये फिनॉल है। अब इसके लॉन पेयर दिखा दो। तो लॉन पेयर दिखाने के लिए मैं आपके पास क्या करता हूँ, डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करता हूँ। ये लॉन पेयर हो गए। क्लियर है? ये आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम पता लगाते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा भी या नहीं होगा। देखिए
आपको दिख रहा है कि इसके पास ऑलरेडी क्या है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं। इससे जो अगला कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है तो ऑटोमेटिक उसको जगह मिल गई यहाँ आने की, तो ये यहाँ आ जाएगा, दिख रहा है साफ। जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो ऑटोमेटिक इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। बस रेजोनेंस इतना सा है, किसी का भी रेजोनेंस आप बना सकते हो, किसी का भी, जितना ज्यादा बनाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्लियर। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या कही भाई, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आप ये लेते हो तो एट द इक्विलिब्रियम, कि अगर मैं आगे चलता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ये वाला। तो आपके पास स्ट्रक्चर एज इट इज था, जिनके साथ कुछ नहीं किया उनको रहने दो जैसे। ये आपके पास ऑक्सीजन था, यहाँ H था, क्लियर। अब देखिए जब आप इसको यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे क्या आ गया, डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, दिख रहा है। जब ये यहाँ आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर। भाई इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, बस समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि सर ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन को फर्दर में यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी फिर कितनी हो जाएगी, वही 5। तो ऑटोमेटिक ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। बताइए कोई दिक्कत। देखिए आगे, अगर इसी स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करते हो सिमिलर, तो आपके पास क्या बना, सर इसको यहाँ पर एज इट इज रखिए, यहाँ पर आपके पास O, यहाँ H, यहाँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड आपका एज इट इज था, ये जब यहाँ आया तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया, क्लियर है। जब इसको यहाँ से दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, सर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास क्या था, 2 लॉन पेयर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड, इसके साथ कुछ नहीं किया, क्लियर। अब फिर वही सिस्टम कि इस वाले बॉन्ड को अगर आप यहाँ ले जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, वैलेंसी पूरी करने अपने यहाँ प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर क्या बनी आपके पास प्रोबेबिलिटी, तो आपने फिर बना दिया कि सर अगर इसको आप यहाँ लेके चलते हो तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड आपका एज इट इज था, यहाँ OH, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं किया। जब ये यहाँ आया तो यहाँ बॉन्ड ऑलरेडी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। फिर हमारे पास क्या बना कि सर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एज इट इज था, यहीं रखो, यहाँ 2 लॉन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जब इसको यहाँ लेके आओगे तो यहाँ वही आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, सिमिलर केस। फिर फर्दर वही, जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ गया तो आपको दिख रहा है कि सर क्या हुआ, ये आपके पास फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना किसका, बेंजीन का। यानी आपके पास यहाँ O, यहाँ H, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पर ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी, जहाँ पर मेरे पास लॉन पेयर के हिसाब से एज इट इज स्ट्रक्चर बन गया। अब आप नंबर 1 स्ट्रक्चर, 2, 3, 4 और 5 पर देखिए। आप सिमिलरिटी देखिए 5 और 1 की, कि 1 को देखिए और आपके पास 5 को देखिए। यहाँ पर जो बॉन्ड है इसकी पोजीशन रोटेट हो गई है, दिख रहा है। इसी के कारण जब आप लोग फिनॉल को या कार्बोलिक एसिड को जब लिखते हो तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर रिंग दिखाते हैं, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्यू टू मेसोमेरिक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई, इसी तरह से दिखाते हैं, क्लियर है। तो ये बातें क्या होगी, अब इस पोजीशन को देखिए, ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन पैरा है, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा तो किस पे रिएक्ट करेगा, या तो आपके पास ऑर्थो पे या फिर किस पे रिएक्ट करेगा, पैरा पे। यहाँ पैरा की स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी यार, ये आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थो, एज कम्पेयर टू ऑर्थो। प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, इसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा मिलेगी, इसकी हमेशा कम मिलेगी, ये बात ध्यान रखना है स्टेबिलिटी के बिहाफ पे। तो प्रोडक्टिविटी हम लोग वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो जितने भी आपके पास रिएक्शन होगी, चाहे मैं इसका नाइट्रेशन कराऊं, चाहे मैं इसका सल्फोनेशन कराऊं, चाहे मैं कुछ भी कराऊं, सारी रिएक्शन में मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो आप यहाँ पर अगर फिनॉल रखते हो, OH रखते हो, तब भी बात वही है, क्लोरीन रखो तब भी वही, ब्रोमीन रखो तब भी वही, आयोडीन रखो, NH2 रखो, OCS3 रखो, OC2H5 रखो, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सर दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से आपके पास क्या हो गया, ये
ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो गया। कल को हम लोग इसकी किसी के साथ भी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, कोई भी रिएक्शन कराते हैं XYZ, सल हेलोजिनेशन, कुछ भी किसी भी कंडीशन पे, तो वो मेरे पास जनरली क्या देगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा तो मुझे वहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा कि सर ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, ये पैरा। इस इफेक्ट को जनरली आप लोग क्या बोलते हो, पॉजिटिव एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एम इफेक्ट। आप इसको नोट करिए, फिर हम इसमें नेगेटिव एम इफेक्ट पढ़ते हैं कि नेगेटिव एम इफेक्ट क्या होता है, कि नेगेटिव एम इफेक्ट आप इसको किसको बोलते हैं। और एक्टिवेट करेंगे बेंजीन ऑफ किसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। यानी ये जितने भी ज़्यादा जो भी होंगे ये सारे के सारे आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ये जितने भी रिएक्शन होंगे ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ये याद रखना आप लोग। बस समझ में आ गई। यानी अगर हम लोग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपके पास प्रोडक्टिविटी क्या क्या बनेगी, तो ये प्रोबेबिलिटी आप लोग मैनेज करके चलोगे। नोट करिए इसको, नोट करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कर लिया। आगे देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव एम इफेक्ट पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आप लोग जितने ज़्यादा एग्जांपल करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। एग्जांपल कम करोगे दिक्कत आपको हो जाएगी, एग्जांपल ज़्यादा करोगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मेसोमेरिक इफेक्ट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं किसके साथ, नेगेटिव आर या नेगेटिव एम। कौन देगा, नाइट्रो, CHO, COCl, COOH, CONS2, COCOR, ठीक है। और आपके पास अमोनियम हो गया, और आपके पास डाइयोनियम साल्ट हो गया, N2Cl। ये आपके पास सारे क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग शो करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कहाँ हो डिक्रीज हो जाए। देखो कैसे, अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, ये आपके पास रिंग था, यहाँ हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड। आप नाइट्रो वाइट्रो जो भी लेना हो आप ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि हमें यही लेना जरूरी है। तो मैं यहाँ अगर जिक्र करता हूँ कि सर मेरे पास यहाँ लॉन पेयर कंसिडर कर रहे हैं हम इसको, यहाँ लॉन पेयर दिख रहा है आपको, बस ये लॉन पेयर दिख रहा है। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ तक चलेगी। अब क्या, पहले हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे, अब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करके ना हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये क्या कहता है कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ आते हो तो ऑटोमेटिक इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो ये भाई कहता है कि भाई मैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ आ जाऊँगा, राइट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी के थ्रू स्ट्रक्चर आपके पास क्या बना। हमने जब यहाँ प्रोबेबिलिटी क्रिएट की तो मेरे पास ये रिंग, ठीक है, इस रिंग में यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब जब हम लोग इसको यहाँ लेके आए तो देखिए नीचे तो आपने इसके साथ तो कुछ नहीं किया, ठीक है। जब आप इसको यहाँ लेके आए इसको, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसिडर हो गए विद नेगेटिव चार्ज। यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर स्ट्रक्चर, बात समझ में आ गई। वहाँ देखिए सारे नेगेटिव घूम रहे थे, अब यहाँ सारे पॉजिटिव घूमेंगे, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बोले इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ ले जाएंगे। तो देखिए ऊपर छेड़खानी नहीं करनी कुछ भी। यहाँ देखिए आपके पास क्या बना कि सर अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये मेरे पास कार्बन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, ये कार्बन, इस बॉन्ड के साथ कुछ नहीं किया, यहाँ बॉन्ड आ गया। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनी, अब यहाँ डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर वही 6 इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया। क्लियर। सिमिलर आपने क्या कहा कि सर अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, अगर मैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इसको यहाँ ले आऊँ तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बनी, फिर इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हो तो मेरे पास बनेगी ये कि ड्यू टू इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लेके चलते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी। तो इसके थ्रू क्या पता लगा कि भाई ये आप यहाँ जब इसको दिखाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू कि यहाँ पर आपके पास क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये दिखा रहे हैं ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि अगर सर क्या करें इसको, अब ये कहता है कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक फर्दर कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिक कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। जिसके कारण क्या हुआ
जिसके कारण आपके पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिला वो हमारे पास क्या मिल गया, जैसा हम लोग लेके गए थे वो का वो स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ मिल रहा है। क्या हो गया, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ O, यहाँ सॉरी यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H। तो प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ भी आपके पास क्या हो रही है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी वही हो रही है कि रोटेशन किसका हुआ, स्ट्रक्चर फर्स्ट को देखिए, सेकंड को देखिए, थर्ड को देखिए, फोर्थ को देखिए, फिफ्थ को देखिए। फिफ्थ को और फर्स्ट को देखिए, रोटेशन किसका हो गया, बॉन्ड का, और बॉन्ड का रोटेशन ही डिसाइड करता है इसके बीच में रिंग आती या नहीं आती। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर अगर कम होगी आपके पास तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ जाएगा, वो रिएक्ट करेगा तो किस पे, मेटा डायरेक्टिंग। यानी कल को मेरे पास कोई भी मैं रिंग ले लूँ और इस रिंग पे मैं यहाँ Y लगा दूँ, Y दिस इज ये Y। अब मैं इसकी नाइट्रेशन कराऊँ HNO3 की प्रेजेंस में, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ तो Y, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, NO2। अगर मैं इसका सल्फोनेशन कराऊँ H2SO4 की प्रेजेंस में, मुझे कोई प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ Y, तो यहाँ क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा। अगर मैं इसका क्या कराऊँ, हेलोजिनेशन कराऊँ, कुछ भी मैं एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो प्रोडक्टिविटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो इस टाइप से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से मेरे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और कौन से मेरे मेटा डायरेक्टिंग। देखिए +2 में +1 में लगभग हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं वो इसी तरह से हैं। हेलो एल्केन हेलोइन देखो, अल्कोहल फिनोल ईथर देखो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देखो। तो उसमें तो अमीन और नाइट्रो, तो अमीन तो कौन हो गए, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, नाइट्रो कौन हो गए, मेटा डायरेक्टिंग। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सारे के सारे क्या हो गए, मेटा डायरेक्टिंग। अल्कोहल फिनोल ईथर, भाई अल्कोहल ले लो, फिनोल ले लो और चाहे ईथर ले लो, सारे के सारे क्या हो गए, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। हेलो एल्केन हेलोरिन ले लो, सारे के सारे क्या हो गए, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। पूरा कंसेप्ट आपके पास कहते हैं ना ग्लास की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो जब तक आप लोग इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि देखिए रेजोनेंस से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिसाइड नहीं करता, आपके पास क्या है यहाँ पर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको नहीं पता लगेगा सर कौन सा पॉजिटिव और कौन सा पॉजिटिव देगा। तो हालांकि मैं आपको इसको और एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें कि और एग्जांपल जब आप अपने हाथ से करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर भी। मैं कॉलेज में जाओगे, आगे नेट गेट का एग्जाम देते हो, तो वहाँ तो देखिए भाई आपके पास प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन करो। कंसेप्ट तो सिंपल है, एक से ज़्यादा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, रेजोनेंस, पता लग गया। अब क्या है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चंस ही क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें। तो कल जब हम लोग इसमें एसिडिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के करते हैं, पहले तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताऊंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बताऊंगा, फिर उसके एसिडिक बेसिक कैरेक्टर जब करेंगे तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ रेजोनेंस पॉजिटिव वाला लग रहा है, कहाँ नेगेटिव वाला लग रहा है, कहाँ हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज हो रही है, वो सारा डाटा इनका होगा। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे भाई हमारे पास कहाँ रेजोनेंस लग रहे हैं, किन किन में 8-10 स्ट्रक्चर बना के देखोगे अपने हाथ से, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ रेजोनेंस होंगे, यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको कीजिए, फिर अपन मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई इसको इस तरह से टैली करना है। थैंक यू।